हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th, लाइफ प्रोसेसेस में से ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इट वाज ऑन स्पेशल डिमांड। बच्चों का मैसेज था, कमेंट था कि ये टॉपिक लिया जाए। आई एम नॉट एबल टू टेल द नेम बिकॉज द नेम वॉज नॉट मैंशनड, सो ऑन रिक्वेस्ट हेयर वी गो विद द लेसन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? मीन्स टू टेक समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बॉडी में क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा? कोई भी सब्सटेंस अगर कहीं सिंथेसाइज हो रहा है, कहीं वो प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से उस सब्सटेंस को, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के किसी एक पार्ट ने एब्जॉर्ब किया है, वहाँ से उस सब्सटेंस को बॉडी के अदर पार्ट्स तक लेके जाना इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या समझा हमने कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई चीज़ कहीं बन रही है, वहाँ से दूसरी जगह ले जाओ, या कोई चीज़ कहीं एब्जॉर्ब हुई है, वहाँ से दूसरी जगह ले जाओ। एब्जॉर्प्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ से उनको कैरी करके दूसरी जगह लेकर जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम ह्यूमन की अगर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वन इज़ वेरी फेमिलियर टू यू ऑल, दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया है क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में इसको कवर किया हुआ है। इसी टॉपिक को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका है लिम्फैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका लिम्फ नोड्स, लिम्फैटिक सिस्टम, ये करेंगे। इफ़ पॉसिबल वी विल कवर दिस टॉपिक ऑल्सो इन टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 मेन थिंग्स। वन इज़ हार्ट, अनदर इज़ ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड वन इज़ द ब्लड इटसेल्फ। तो 3 चीज़ें जो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे वो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड वेसल्स फर्दर आपकी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वहीं अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। स्टार्टिंग विद ब्लड नाउ, एक एक करके इन तीनों की डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। ना ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड, ये एक लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में ये लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसको फ्लो करवाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई आपका एक ट्रैक जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन इस ब्लड को मूव कौन करवा के रखेगा? ब्लड खुद से नहीं चल सकता। सो इफ द ब्लड हैज़ टू मूव वी नीड अ पंप, और वो पंप कौन है? हार्ट। जैसे आपका पानी पंप होता है तभी आपका ग्राउंड लेवल से आपके टॉप फ्लोर्स तक पानी जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप। सिमिलरली वी हैव हार्ट टू पंप द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो फ्लूइड है ब्लड, ये बना किस किस चीज़ से है? इसमें मेनली आपको 2 थिंग्स मिलती हैं, वन इज सेल्स एंड अनदर वन इज द प्लाज्मा और द लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो ब्लड में 2 चीज़ें हैं, सेल्स और प्लाज्मा। अब सेल्स कौन कौन से हैं? सेल्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों की अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ब्लड अगर हम बात करें, इट्स अ रेड कलर्ड लिक्विड। वाई इज इट रेड कलर्ड? बिकॉज इट हैज़ हीमोग्लोबिन विच हैज़ रेड पिगमेंट इन इट। तो हीमोग्लोबिन जो एक रेड पिगमेंट है उसकी वजह से ब्लड का कलर है रेड। और ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। और एक ह्यूमन एडल्ट में अबाउट 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड क्या है? क्या फंक्शन है ब्लड का? दे आर द लाइफ लाइन। ठीक है, लाइफ लाइन कहलाता है ब्लड। ब्लड का काम क्या क्या है? ब्लड का मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना। अभी हमने लेसन का नाम ही ट्रांसपोर्टेशन करा है,
तो ब्लड विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, इट विल ट्रांसपोर्ट सर्टन थिंग्स। और वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं जो वो ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा, ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स से लंग्स तक पहुंचाएगा। देन सॉल्युबल फूड इंटेस्टाइन से खाना लेगा और पूरी बॉडी को पहुंचाएगा। देन हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हुए हार्मोन्स को ये पूरी बॉडी में पहुंचाएगा और फिर पूरी बॉडी से वेस्ट कलेक्ट करके अपने रिमूवल ऑर्गन्स किडनीज तक पहुंचाएगा। तो ये सब काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन का। क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इसका काम है? नहीं, वी हैव सर्टेन अदर फंक्शंस ऑल्सो जो ब्लड परफॉर्म कर रहा है। ब्लड क्लॉटिंग करवाने में मदद करता है, ठीक है। अगर कोई आर्टरीज टूट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं या वेन्स रप्चर हो जाती हैं तो ब्लड वहाँ पर क्लॉट बना देता है जिससे कि उनकी रिपेयरिंग हो जाती है। ब्लड हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने में भी मदद करता है। कोई भी फॉरेन पैथोजेंस अगर हमारे ब्लड में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, तो ब्लड के WBCs उनको ख़त्म कर देते हैं। ब्लड हीमोस्टैसिस का भी काम करता है। हीमोस्टैसिस वर्ड एक्चुअली आपकी बुक में नहीं है। सिंपली यू कैन लर्न दैट ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ऑल्सो ब्लड हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। तो दीज आर सर्टन फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि ब्लड के कौन से सेल्स क्या काम करते हैं और प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है ना। ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम RBCs का फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। RBC का क्या फुल फॉर्म है? रेड ब्लड सेल्स। ये आपके कुछ ऐसे ओवल शेप दिखते हैं, जैसे डोनट होता है ना, राउंड होता है लेकिन बीच में से दबा हुआ होता है। तो वैसे ही उसी तरीके के आपके RBCs होते हैं और इनकी शेप को हम बोलते हैं बाय कॉन्केव डिस्क। RBCs छोटे होते हैं, ठीक है। RBCs साइज में छोटे होते हैं और डोनट की फॉर्म के होते हैं, मतलब बीच में से डिस्क को दबा दें तो ऐसा ये RBC का स्ट्रक्चर होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि RBC ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आपने सेल्स लेसन में पढ़ा है कि हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है टू मेंटेन एंड टू हेल्प सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, बट RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसके न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसके एक बेनिफिट ये है कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर पाता है, ठीक है। और RBC ही रेड है आपका, जो ब्लड को रेड कलर देता है, और RBC के अंदर जो कलरिंग पिगमेंट है दैट इज़ हीमोग्लोबिन। छोटा ही लाइफ स्पैन है इसका, अबाउट 4 months। 120 days में RBCs दे ऑटोमेटिकली डाई। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं RBCs? RBCs ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब कैसा है ये? नाउ दिस इज लंग्स। लंग्स में से ऑक्सीजन निकलेगी और ब्लड वेसल के पास जाएगी, ऐसे। अब ब्लड वेसल के पास जब ऑक्सीजन आ गई तो ब्लड के अंदर हमारे RBCs हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएंगे आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड फॉर्म में ब्लड में घूमेगा और जब ये सेल्स के पास जाएगा तो ऑक्सीजन निकलकर सेल के पास चला जाएगा और हीमोग्लोबिन अकेला रह जाएगा। हीमोग्लोबिन यहाँ पर अकेला रह जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, जब ये घूमता हुआ लंग्स के पास वापस आएगा तब ये अगेन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। मीन्स हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन by forming a compound which is called oxyhemoglobin। तो ये था आपका RBC का फंक्शन। नेक्स्ट पर हम चलते हैं विच इज़ WBC और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम
ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये आपकी बुक में नहीं है, बट स्टिल आई वांटेड टू शेयर इट विद यू कि जो WBCs हैं वो, जैसे RBC तो एक ही तरह का सेल है, उसका हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, बट WBCs एक ही तरह के सेल नहीं हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ WBCs। मेनली ये 5 टाइप्स आप कवर करते हैं, ठीक है। कभी आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स, अगर किसी ने कभी टेस्ट कराया है तो आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में इन सभी ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ पाएंगे। दे आर रिटन देयर इन योर ब्लड रिपोर्ट्स, ठीक है। कौन कौन से WBCs हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, यू कैन स्किप दिस पार्ट। चलिए, अब अगर हम WBC की बात करें तो दे आर कलरलेस, तभी इनको वाइट ब्लड सेल्स कहा गया है, क्योंकि ये कलरलेस है। न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस है। दे आर लेस इन नंबर देन RBC। अगर हम RBC और WBC को कंपेयर करें कि कितने RBC हैं कितने WBC हैं, तो वील फाइंड दैट WBCs आर लेस एंड RBCs आर मोर। फंक्शन क्या है WBCs का? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेज। हाउ डू दे डू दैट? कैसे ही हमको इन्फेक्शन और डिजीज से बचाता है? ये कोई भी ब्लड के अंदर एंटर करने वाले पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग जर्म्स। अगर कोई पैथोजन या डिजीज कॉजिंग जर्म ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तो WBCs उनको मार देते हैं, दे डिस्ट्रॉय देम। सो हम इनको कह सकते हैं दे आर द सोल्जर्स और दे आर दी फाइटर सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सेकेंड टॉपिक खत्म, सेकेंड तरह के सेल्स खत्म होते हैं, विच इज़ WBC। मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स इन ब्लड, विच इज़ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये कलरलेस हैं, राउंड हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग को हम कोगुलेशन भी बोलते हैं। जब भी कोई आर्टरी या वेन में डैमेज हो जाता है तो ये वहाँ से निकल कर उस डैमेज के ऊपर क्लॉट बना देते हैं। इससे क्या होता है? क्लॉट बनने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाती है और ब्लड लॉस नहीं होता। इन दिस अदर वे, मतलब दूसरी तरह से और क्या काम करता है कि अगर जैसा ब्लड निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, तो इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉट बना लेते हैं और ब्लीडिंग या इंजरी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम मूव कर रहे हैं दैट इज़ प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? अगर हम ब्लड में से, जो अभी हमने ब्लड पढ़ा उसमें से तीनों तरह के ब्लड सेल्स को निकाल दें, ब्लड सेल्स सारे निकाल दिए, तो जो लिक्विड पार्ट हमारे पास रह गया दैट इज प्लाज्मा। मीन्स ब्लड माइनस ब्लड सेल इज प्लाज्मा। जो फ्लूइड पार्ट है, अगर हम प्लाज्मा में ब्लड सेल्स डाल दें तो वो हमारा बन जाएगा ब्लड। तो वी कैन से द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल इज प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें वाटर है, प्रोटीन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कई बच्चों के क्वेश्चन होता भी है कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन होगा? नो। बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है कि अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करे। मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही प्लाज्मा में सर्कुलेट करता है और डिसॉल्व्ड फॉर्म में से ही वो निकाला जाता है बाय लंग्स। तो प्लाज्मा आर द मेन कैरियर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज हीमोग्लोबिन जो है आपका वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज़ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी खोली और उसके अंदर ब्लड पोर कर दिया और सारे ऑर्गन्स ब्लड में भीगे हुए हैं। नो, इट इज़ नॉट कि एक ड्रम के अंदर आपका ब्लड पड़ा हुआ है। ब्लड हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर ट्यूब्स के अंदर रन करता है। इन ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं,
ठीक है, यू कैन सी द ब्लड वेसल्स एट योर रिस्ट ऑल्सो। अगर अभी आप लेक्चर देखते देखते अपनी रिस्ट की तरफ देखें तो आपको कुछ ब्लड वेसल्स वहाँ नज़र आ रही होंगी। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रन करता है, कोई भी ऑर्गन डूबा हुआ नहीं है ब्लड में। अब ये ब्लड वेसल्स कैसी हो सकती हैं? ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स हैं। वन इज़ आर्टरीज, अनदर वन इज़ वेन्स एंड बीच में देयर आर कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू आर्टरियोल्स। ये डिवाइड होती चलेगी। यही आर्टरियोल्स वापस ज्वाइन हो जाते हैं एंड इनकी ज्वाइनिंग से वापस बन जाती है वीन। तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर ये जो ब्रेकेज है, इनकी सिंगल लेयर में बहुत पतली पतली ट्यूब्स में जो ये ब्रेक होकर के और ट्यूब्स वापस जुड़ जाती हैं, इन सभी ट्यूब्स को हम कहते हैं कैपिलरीज। मतलब आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं कैपिलरीज। ये हर जगह नहीं होती, कहीं भी ऑर्गन होगा, ये ऑर्गन के ऊपर कैपिलरीज फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो कैसे होता है? आर्टरीज ब्लड लेकर के आती हैं हार्ट में से। ठीक है, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ गया है। आर्टरीज दे आर ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड गिविंग इट टू द ऑर्गन्स। वेन्स क्या करती हैं? जब ये ब्लड आ गया ऑर्गन के पास तो यहाँ से ऑक्सीजन ऑर्गन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। अब ब्लड के अंदर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है। अब ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास जाएगा ताकि हार्ट इसको लंग्स के पास भेज सके प्योरिफिकेशन के लिए। और बीच में जो ये नेटवर्क बन जाता है, ये जाल सा बन जाता है ट्यूब्स का, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या हैं? आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेकर आ रही हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, आर्टरीज ऑलवेज ब्रिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स वापस, यहाँ इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है, वेन्स वापस ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट में। अब अगर ब्लड हार्ट से आ रहा है तो आप उसको कैसा एक्सपेक्ट करेंगे? ऑक्सीजनेटेड। हार्ट दे रहा है किसी को ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। तो आर्टरीज में ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यस, हमारे पास एक एक्सेप्शन ऐसा है, यानी कि एक आर्टरी ऐसी है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। दैट आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी, अभी हम जब हार्ट आगे पढ़ेंगे तब आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो जो ये आर्टरीज हैं ये हार्ट से ब्लड को लेकर के आ रही हैं, मीन्स दे आर टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पर ये याद रखना, हार्ट के रिस्पॉन्स में ही हम बात कर रहे हैं, ऑर्गन के लिए नहीं बोलना है। ऑर्गन के तो पास ला रही है, हार्ट से अवे, हार्ट के वापस। आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसको आप राइम से याद कर सकते हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। अब जो आर्टरीज हैं इनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक और मस्कुलर वॉल्स हैं और बहुत इलास्टिक भी हैं। ठीक है, कैसी हैं ये वॉल्स? ये अगर हम एक आर्टरी यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो ये अगर हम आर्टरी ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये बीच में से काट के हमने आर्टरी रख ली यहाँ पर छोटी सी। ठीक है, ये आ गई हमारी आर्टरी। तो आप ये देखेंगे कि जो आर्टरीज की जो वॉल्स है, जो ये पूरा एरिया है, दिस इज़ क्वाइट थिक। ये काफ़ी थिक एरिया है आर्टरी का। ठीक है, वॉल्स इसकी बहुत थिक हैं। क्यों इसकी वॉल्स इतनी थिक हैं? ये वॉल्स इसलिए थिक हैं क्योंकि इनको ब्लड को जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो जब पंपिंग करेगा वो फोर्सफुली होती है और उस फोर्स से ये रप्चर ना हो जाए, इसीलिए इनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और इलास्टिक होती हैं, मतलब टूटे भी ना, फैल भी जाएं। इनका ल्यूमेन बड़ा नैरो होता है। ल्यूमेन मीन्स दिस एरिया जहाँ से ब्लड निकलेगा, दिस एरिया। ठीक है, दिस एरिया आई ट्राई टू शो यू टू यू विद सम अदर कलर।
Now दिस एरिया, ये जो एरिया है जहाँ से ब्लड जाएगा, दिस एरिया इज़ नोन एज ल्यूमिन। तो आर्टरीज का ल्यूमिन बहुत नैरो होता है। वहीं अगर हम वेन के बारे में बात करें, वेन में क्या रहता है, वेन की जो ये पहले वेन हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वेन्स की वॉल्स बड़ी थिन होती हैं, ठीक है, थिन वॉल्स होती हैं, बिल्कुल पतली सी दीवार है, बिल्कुल पतली तो नहीं लेकिन आर्टरीज के मुकाबले इसकी जो वॉल है वो ज़्यादा पतली है, वे आर्टरीज की वॉल ज़्यादा मोटी है, ठीक है। और इसके बीच में जो इनका ल्यूमिन है वो वाइड है, बड़ा है। अब वेन्स में कोई भी ब्लड को धक्का नहीं लगता, सीधा ये जस्ट फ्लो होता है, ऑर्गन से निकला और जस्ट फ्लो। जबकि ब्लड वेसल्स में ईच टाइम द हार्ट बीट्स, तो एक बार पंप हुआ, हार्ट ने दोबारा पंप करा, तो ये पंपिंग से जाता है आर्टरीज के अंदर, जबकि वेन्स के अंदर नॉर्मली इट फ्लोज इजीली, इट्स फ्लोइंग लाइक दिस, इट्स फ्लोइंग लाइक दिस। तो इसकी वॉल्स को थिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं फील करना। इनका ल्यूमिन भी वाइड है ताकि ज़्यादा ब्लड आराम से बह सके। ना वन मोर थिंग इज़ दैट कि वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर। अब ये वैल्व्स क्या होते हैं, वैल्व्स कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। अगर हम ये एक वैल्व ड्रॉ करें वेन के अंदर तो ऐसा, ये वैल्व है। दिस जो वैल्व्स होते हैं वो ब्लड को यूनी डायरेक्शनल फ्लो करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये ऐसे कि ब्लड यहाँ से आया तो यहीं से आगे जाएगा। अगर ये ब्लड वापस आना चाहे, अगर ये ब्लड वापस आना चाहे फॉर सम रीजंस, तो ये वैल्व्स क्लोज हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और ये वैल्व्स जो है ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देते, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर वैल्व लगा हुआ है, वेन्स के अंदर यहाँ वैल्व है, तो ये हमेशा ब्लड को हार्ट में जाने में तो मदद करेगा, खुला रहेगा। लेकिन कभी बाय चांस कोई ऐसी हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या कोई डैमेज है तो ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक देगा, ये अलाउ नहीं करेगा कि ब्लड वापस आए। तो ये है आपका वैल्व्स का काम कि ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और ये वापस दूसरी डायरेक्शन में ब्लड को नहीं आने देता। अब आर्टरीज में वैल्व्स की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो ब्लड का वैसे ही पंप लग रहा है तो ये आएगा नहीं। वेन्स में फ्लो नॉर्मल हो रहा है तो इसको रेगुलेट करने के लिए वैल्व्स की ज़रूरत है। अब ये भी याद रखते हैं, व वेन्स, व वापस, व वैल्व्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप आसानी से इनको लर्न कर पाएंगे। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इज़ ऑलवेज विद जर्क्स, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, जबकि जो वेन्स में है उनका ब्लड फ्लो बहुत यूनिफॉर्मली होता है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। नाउ दिस इज़ एन आर्टरी एंड दिस इज़ अ वेन, ठीक है। ये आपकी आर्टरी है और ये आपकी वेन है। अब आप देख रहे हैं आर्टरीज आगे आके फर्दर डिवाइड होती जा रही हैं, यही आर्टरीज आगे डिवाइड होने के बाद फिर मिलती जा रही हैं और ये मिलकर वापस एक बना रही हैं वेन। ये जो कैपिलरीज हैं, दीज आर द, जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, दे आर कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती हैं। थिन वॉल्स की क्यों ज़रूरत है? थिन वॉल्स की इसलिए ज़रूरत है कि चीज़ें एक्सचेंज होनी आसान हो जाए। अगर इनकी वॉल्स थिक होंगी, मोटी वॉल्स होंगी, तो यहाँ से डिफ्यूजन इतना ईजीली नहीं हो पाएगा। सो टू मेक द डिफ्यूजन प्रोसेस ईजियर, द कैपिलरीज हैव थिन वॉल्स, ठीक है। ये परमिएबल भी होंगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ताकि चीज़ें यहाँ से आसानी से एक्सचेंज हो जाएं। और ये कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट भी करती है। सो दिस वॉज अबाउट कैपिलरीज। नाउ मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इज़ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो ज़्यादातर बच्चे ये लो जी ऐसे बना देते हैं, दिस इज़ ह्यूमन हार्ट, पर ऐसा नहीं है। हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, हाउ ह्यूमन हार्ट इज़। पहले तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट बना किससे है। ह्यूमन हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन।
बड़ा कितना बड़ा है? अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो आपकी मुट्ठी के साइज़ के जितना आपका हार्ट है। कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अभी थोरैसिक कैविटी क्या है? थोरैसिक कैविटी वो कैविटी है जो लंग्स के बीच में बनती है और रिब केज से कवर्ड है ऊपर। ये ऊपर सारा रिब केज है, ये आगे आपकी स्टर्नम जो फ्रंट वाली बोन है रिब केज की, स्टर्नम, और ये साइड पर आपके रिब केजेस हैं। ठीक है, ये पूरा रिब केज बन रहा है। रिब केज, केज मतलब पिंजरा। पिंजरा कैसे बन रहा है ये? देखो आगे इसकी स्टर्नम है, अगर हम पीछे की बात करें तो आपकी बैकबोन्स हैं, और साइड की बात करें तो यहाँ से पूरी घूमकर पीछे तक जाती है ये रिब केज। तो ये पूरी तरह से आपका ये बंद स्ट्रक्चर बन गया विच इज़ अ रिब केज। अब इन दोनों लंग्स के बीच में, इन दोनों लंग्स के बीच में कहीं यहाँ पर हार्ट होता है। ठीक है, इन दोनों लंग्स के बीच में यहाँ हार्ट होता है एंड इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। कभी भी ये नहीं कहेंगे मेरा लेफ्ट साइड हार्ट है। हार्ट इज़ इन द सेंटर बट इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। और प्रोटेक्शन किससे हो रही है इसकी भी? ये भी रिब केज के अंदर ही प्रोटेक्टेड है। अब ये ब्लड को पंप कैसे करता है? इसमें रिदमिकली, मतलब रिदम के साथ पूरा, अगर आप इसका कोई म्यूज़िक का बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो देख सकेगा कि कैसे इसके नोट्स बनते हैं। एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, दैट कॉजेज द हार्ट टू पंप द ब्लड। बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे हो रहा है, उसकी वजह से एक पंपिंग मोशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर पाता है। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द हार्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है जिससे कि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, 2 ऊपर के चैम्बर्स हैं जिनको एट्रियम बोलते हैं। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। आई टेक सम डार्क कलर। नाउ दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम, जो ऊपर के दोनों पार्ट हैं। नीचे के जो 2 बड़े पार्ट्स हैं दे आर वेंट्रिकल। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। और ये राइट और लेफ्ट को सेपरेट कर रही है एक मसल जिसको सेप्टा या सेप्टम बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हार्ट की राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट कौन सी है। जब वो डायग्राम में लिखने लगते हैं तो दे गेट कंफ्यूज विच इज़ द राइट साइड विच इज़ द लेफ्ट साइड। आप ये ऐसे एज्यूम करेंगे कि आपके सामने इंसान खड़ा है या लेटा हुआ है और आप उसका हार्ट देख रहे हैं। तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे और उससे हैंड शेक करना चाहेंगे तो आपकी राइट साइड के अपोजिट उसकी राइट आएगी। तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि ये उसकी राइट साइड है और आपका राइट साइड इस साइड है। अभी जो आप सामने होते हैं जब ड्रॉ करते हैं तो आप अपने राइट से जब एज्यूम करेंगे तो सामने वाले के राइट हैंड से मिलाने की कोशिश करिए हाथ, तो आपको राइट बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। ये वो इंसान का हार्ट है जो आपके सामने टेबल पर लेटा हुआ है सीधा और आप उसका डाइसेक्शन कर रहे हैं, उसका हार्ट निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हो गए इसके 4 चैम्बर्स। नाउ हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर वाले चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स नीचे वाले चैम्बर्स। अब ये आपस में एट्रियम और वेंट्रिकल्स कनेक्टेड रहते हैं। ये चैम्बर आइसोलेटेड चैम्बर्स नहीं हैं, यहाँ पर वैल्व्स लगे होते हैं। अब वैल्व्स आपको पता है ना, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को आने देंगे, इसीलिए यहाँ पर वैल्व्स लगे होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। ये तो हो गए हमारे चैम्बर्स की बात। अब इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी आएंगी जो इसके पास ब्लड लेकर के आएंगी। चलिए अब उनके नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। बॉडी के ऊपर के पार्ट से जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में। और जो भी आपके नीचे के ऑर्गन्स हैं जैसे लेग्स हैं, फुट हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड आपका आएगा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू
राइट एट्रियम में। इसको आप ब्रेन में एज्यूम कर लीजिए कि आपका ह्यूमन ब्रेन है। तो अब आपका ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। कौन लेके आया? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अब राइट एट्रियम में जब ये ब्लड आ रहा होता है तब राइट एट्रियम रिलैक्स्ड होता है। राइट एट्रियम रिलैक्स पड़ा हुआ है और ये ब्लड से भरता चला जाएगा। जब ये ब्लड से फिल हो गया तब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये पूरा का पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आपका आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल ऐसी है जो ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स के पास। नाउ दिस ब्लड वेसल इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। हमने पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स के पास जा रही है। अब लंग्स ने अपना काम करना शुरू किया। चलो भैया, आ गया बैड ब्लड, आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इसमें से हम ज़रा छांट करें, सफाई करें इसकी। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स निकाल देता है और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता है। अब हमारा ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम में। अभी लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड है, जब तक इसमें ब्लड आ रहा है ये रिलैक्स्ड है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड को जाना है पूरी बॉडी में, और ये काम आपकी करती है एओर्टा, जो कि एक तरह की आर्टरी है, लेकिन ये स्पेशल आर्टरी है। दिस इज कॉल्ड एज एओर्टा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो, अवे तो ये लेकर जा रही है, हमने कहा था कि हार्ट से अवे लेकर जाएगी, तो ये हार्ट से अवे तो ले जा रही है, लेकिन ये अवे ले जाने के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। सिमिलरली अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें तो वेन वापस तो ला रही है, पर ला कौन सा ब्लड रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हमको याद रखने हैं, ये आपको नाम सब याद रखने हैं और ये डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक और डायग्राम देखेंगे जिसमें कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब पूरी बॉडी पार्ट्स को हमने यहाँ से रिप्रेजेंट किया। बॉडी पार्ट्स में से दिस ब्लू लाइन आपको हर जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रही है। ठीक है, ये ब्लू एरिया जो भी है आपका वो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शो कर रहा है। तो पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल के पास या राइट एट्रिया के पास। राइट एट्रिया से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल पर, राइट वेंट्रिकल से ये निकल कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। अभी तक आप यहाँ देख रहे हो सब ब्लू है, ये सब डीऑक्सीजनेटेड है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आया, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ आया, डीऑक्सीजनेटेड गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग्स के पास। अब डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम है उसमें, अब उसको ऑक्सीजनेटेड करेंगे। लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो अब हमने कलर चेंज कर दिया। चलो भाई, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू और आ जाएगा आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस एओर्टा से होता हुआ बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ब्लड के डायरेक्शन क्या है फ्लो होने का। अब एक दो चीज़ें यहाँ पर आप जो नोट करोगे वो ये करोगे कि देखो ब्लड दो बार हार्ट में आ रहा है। एक बार तो देखो बॉडी ने ब्लड भेजा हार्ट में और एक बार लंग्स ने ब्लड भेजा हार्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड दो बार आया। एक ही बार ऐसा नहीं कि बॉडी ने यहाँ से भेजा और निकाल दिया, नो। यहाँ से बॉडी भेज रही है हार्ट के पास, हार्ट भेज रहा है लंग्स के पास, लंग्स ने वापस भेजा है हार्ट को कि लो भाई मैंने आपके लिए ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, अब जाओ इसको जहाँ मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हार्ट कैसा ऑर्गन है? सारी बॉडी से कह रहा है लाओ मुझे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दो।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने लिया, कहता है मैं तुम्हारे लिए इसको लंग्स के पास भेज कर फिल्टर करवाऊंगा, तो वापस फिल्टर करवा लिया लंग्स से और जाकर ले आया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर 2 बार ब्लड आया, बॉडी से भी और लंग्स से भी, तब हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशंस के हमने नाम भी रखे हुए हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड जो आ रहा है जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स के पास, ये आ रहा है, यहाँ से जा रहा है लंग्स के पास, ये आ रहा है, ये जा रहा है लंग्स के पास और ये आ रहा है। तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया आपका? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड घूम रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में। दूसरा है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें कि ब्लड घूम रहा है आपके हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। ये हार्ट है, ये बॉडी पार्ट्स के पास आया फिर चला गया, यहाँ से आया फिर चला गया, यहाँ से आया फिर चला गया। तो ये आपका बन गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब भूलने वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ऊपर पल्मोनरी आर्टरी भी है, पल्मोनरी वेन भी है, तो वहीं पर पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है। और दूसरा जो सर्कुलेशन बच गया वो बॉडी का सिस्टम मेंटेन कर रहा है, बॉडी के सिस्टम्स में घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो यू मस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, वीडियो को पॉज करके जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। और ये रहा आपका एक और ब्लड का फ्लो जो आपको बता रहा है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ब्लड की शुरुआत लंग्स से की हुई है, तो यहाँ पर हमने इसको लंग्स से भी स्टार्ट करा। अगर आप पहले वाले डायग्राम्स देखेंगे तो यूजुअली हम ब्लड को बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ से गया और ये जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। लेकिन आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में लंग्स से स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर कैसे है? लंग्स से आया लेफ्ट और एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अओर्टा से आया बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से गया राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स। तो जो आपका सिस्टम एनसीईआरटी में दे रखा है वो यहाँ से, बट बोथ द वेज दे आर करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक तरीका गलत होगा, नो, क्योंकि ये सर्कुलेशन है और सर्कुलेशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो बच्चे टेक्स्ट रीड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ईजी रहेगा अगर वो इस फ्लो चार्ट को भी समझ लेंगे। तो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। अब एट्रियम में जब ब्लड आएगा तब एट्रियम रिलैक्स्ड पोजीशन पर होगा, ठीक है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के पास ब्लड चला जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अओर्टा के पास ब्लड चला जाएगा, अओर्टा उसको बॉडी ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब बॉडी में से वेना कावा आ रहे हैं, वेना कावा सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों वेना कावा राइट एट्रियम के पास ब्लड देंगे जब एट्रियम रिलैक्स्ड पोजीशन पे होगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड पहुंच जाएगा वेंट्रिकल के पास। अभी वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहुंच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में। सो दिस इज एन एंटायर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब हम ये देखा है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके पास 4 चैम्बर का हार्ट है। क्या सिर्फ ह्यूमन के पास 4 चैम्बर्स का हार्ट है, यानी कि सिर्फ मैमल्स के पास 4 चैम्बर का हार्ट है? नो, बर्ड्स के पास भी जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको अपना बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि एनवायरनमेंट का हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमने खुद मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जा रहा है बियॉन्ड 45, 47 ऐसे जा रहा है, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री नॉर्मल। ऐसा तो नहीं कि बाहर गर्मी और आपकी बॉडी गर्म हो गई, जैसे आपके घर का पानी गर्म हो रहा है, आप पानी रख रहे हैं गर्म हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी तो ऐसा नहीं है। आप सर्दियों की बात करें, जब आपका दिल्ली में टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री तक पहुंचता है, तभी भी आपका बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है। वो ऐसा नहीं कि आपके बिल्कुल ठंडी बॉडी हो गई है। नो, द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। और ये मेंटेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा 4 चैम्बर जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करके रख पा रहा है और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा है।
अब इसी अगर हम बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, ठीक है, एम्फीबियंस में आते हैं आपके फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स में आती हैं आपकी लिजर्ड्स। अब आपने देखा होगा जब मौसम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो ये एनिमल्स नज़र नहीं आते, दे गो एंड हाइबरनेट, छुप जाते हैं, सो जाते हैं, और जब मौसम ठीक होता है तब ये बाहर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते। अगर बाहर गर्मी है तो उनकी बॉडी गर्म हो जाएगी, अगर बाहर ठंड है तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका हार्ट ही 3 चैम्बर्ड है, वो अपना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इतना अलग अलग नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो जाती है। और अगर हम फिश की बात करें तो फिश का तो बिल्कुल ही 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। एक ही बार ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, ब्लड गया हार्ट में और हार्ट से ब्लड निकला आया गिल्स में, गिल से सीधा सप्लाई हो गया बॉडी में। कभी भी यहाँ पर 2 बार ब्लड जा ही नहीं रहा है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर हो जाता है, एमसीक्यूज़ में कवर हो जाता है कि किसका कितने चैम्बर का हार्ट है। इवन दो यहाँ से डिटेल्ड क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का नहीं बनता, बट शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ वन मोर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या है? कोई भी फ्लूइड, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वाटर वाले लेसन में आपने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड्स किसी भी चीज़ में पड़े हों वो अपनी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड की वजह से जो फोर्स लगेगा उससे इनके ऊपर प्रेशर फील होगा, ठीक है। अब हमने देखा है कि आर्टरीज में ल्यूमेन नैरो है, हार्ट यहाँ पर से हार्ट है, इसको धक्का दे रहा है ब्लड को, ठीक है। यहाँ से हार्ट में से ब्लड पुश होके आ रहा है, तो अंदर बॉडी जो अंदर आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। वेन्स का ल्यूमेन भी देखो बहुत बड़ा है, तो वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू आर्टरीज कम रहता है। अब कई बार हम जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो मेजर भी करते हैं और बात भी करते हैं। हम कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर 120, 180 ऐसे करके बात करते हैं, बट इट इज़ नॉट ऊपर एंड नीचे का प्रेशर। लेट अस लर्न व्हाट आर दीज 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, ठीक है। प्रेशर को पहले समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अब ये आपकी एक आर्टरी है, वेन्स में तो हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हार्ट की वजह से आर्टरीज में ही प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम वहीं पर इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ये आपकी एक आर्टरी है जिसमें कि वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने खूब सारा ब्लड इसके अंदर फेंक दिया। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर कितना प्रेशर पड़ रहा है अगर हम वो कैलकुलेट करें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इट इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी। अब ये कैसे पता चला और क्या है ये? इसको मेजर करने का हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर जो आपका डॉक्टर बीपी की मशीन लगाता है, ठीक है, दैट इज स्फेग्मोमैनोमीटर। और ये यहाँ का प्रेशर, जब वो आपको साथ में, आपने देखा भी होगा जब बीपी मेजर करते हैं तो साथ में स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं, तो स्टेथोस्कोप वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, तब डॉक्टर उसको रीड कर पाते हैं कि कितने पर इसको हम चेक करेंगे। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, जो अबाउट 120 mm ऑफ Hg। Hg इज मरकरी, जो उसमें लिक्विड भरा होता है ना स्फेग्मोमीटर में, जिसको ऊपर नीचे जाते हैं हम देखते हैं, दैट इज मरकरी। अब ऐसा तो नहीं कि वेंट्रिकल हमेशा ही कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा और हमेशा ही ब्लड को पुश कर रहा है। हमने ये पढ़ा है वेंट्रिकल रिलैक्स भी रहेगा जब इसमें ब्लड भर रहा होगा, तभी भी आर्टरीज के अंदर ब्लड तो है लेकिन अब ब्लड कम है। कम है तो कम प्रेशर लग रहा है, कम प्रेशर लग रहा है तो कितना है
नॉर्मली इट इज़ 80 mm ऑफ Hg। अब जब वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, रिलैक्स्ड हैं, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब क्योंकि ये डायस्टॉल पोजीशन में है तो इसको डायस्टॉलिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो नॉर्मल प्रेशर जो हम बॉडी का ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, 120/80। ये नॉर्मल है। जिसका ऊपर नीचे है दैट पर्सन हैज़ टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट्स डन। ठीक है। अब कई बच्चे भूल जाते हैं भाई सिस्टॉल कहाँ लिखना है और डायस्टॉल कहाँ लिखना है। तो अब यहाँ देखो ये रिलैक्स है, तो ये देखो पहले वाले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये डबल हो गया है ना। ये देखो बेचारा पतला सूखा सा, और ये इसका डबल हो गया। तो जब ये रिलैक्स होता है तब इसकी शक्ल डबल जैसी हो जाती है ना, डबल रोटी जैसा। तो तब हम इसको डायस्टॉल कह सकते हैं, डबल डायस्टॉल। और जब नॉर्मल बैठा है बेचारा सिसका हुआ सा, सिसकियाँ ले रहा है, रो रहा है, पिचका हुआ है, देन इट इज़ सिस्टॉल। तो दिस इज़ जस्ट अ लर्निंग हैक, आप इसको याद रख सकते हैं। अब क्या होगा अगर बीपी ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, दैट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन क्यों क्रिएट होती है, जब हमने पढ़ा था कि ये आर्टरीज ऐसे जाती हैं तो आर्टरीज आगे जाके के आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जो कैपिलरीज फॉर्म करती हैं बाद में। अगर ये आर्टरीज बड़ी नैरो हो जाएं, बड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रह जाएं, तो ब्लड का फ्लो यहाँ से आगे नहीं जा पाता, तो यहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अब ब्लड का फ्लो बढ़ गया तो मतलब ब्लड का फ्लो रुक गया, आगे से ब्लड का फ्लो रुक गया, तो यहाँ पर ब्लड की अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है वॉल्स के ऊपर। ये तो हो गया कॉज। अब इतने प्रेशर से क्या होगा, अंदर ही आर्टरीज फट सकती हैं, आर्टरीज रप्चर हो सकती हैं, और अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। इसीलिए कहा जाता है कि बीपी को कंट्रोल रखिए, बीपी को बढ़ने ना दीजिए, क्योंकि अगर बीपी के बढ़ने से अंदर की जो वेसल्स हैं वो फट सकती हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी देन डिफ़िकल्ट फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो टू ट्रीट। तो ब्लड प्रेशर के बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। अब चलते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। अभी हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम भी आज हम ख़त्म कर लेते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक विच इज़ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, हमने ये पढ़ा था कि आर्टरीज लाती हैं ब्लड, फिर कैपिलरीज में गैशियस एक्सचेंज होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स ले जाती हैं बाहर। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब जब ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं वो बहुत पतली हैं और परमिएबल भी हैं, यहाँ से जब ब्लड आता है तो यहाँ काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस प्रेशर की वजह से चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन निकल के जाएगी, बाकी चीज़ें भी निकल करके सेल के चारों तरफ फैल जाती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल है जिसके आसपास ये काम चल रहा है, एक्सचेंज का काम चल रहा है, तो ऑक्सीजन तो जाएगी सेल के पास, लेकिन ब्लड की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे पानी, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये निकल करके सेल के ऊपर फैल जाते हैं। अब ये जो लिक्विड पूरा बन गया बाहर, इसको हम बोलते हैं लिम्फ। इसको क्या बोलते हैं हम, लिम्फ। ये वेस्ट नहीं है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो गलती से, मतलब कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो काम तो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का कराना था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसे ही निकल गई क्योंकि ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल्स पतली हैं, तो हम उनको रोक नहीं पाए, वो चली गई। ये हमको वापस ब्लड में चाहिए, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये जो चीज़ें चली गई, इन सब चीज़ों के मिक्सचर को हम बोलते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ को इकट्ठा करना है और वापस ब्लड में डालना है, क्योंकि ये अगर चले गए तो हमारे लिए नुकसान रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लाज्मा चला गया ब्लड का, ब्लड के प्रोटीन्स चले गए, और फैट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें चली गई, ये वापस चाहिए। तो यहाँ पर एक और सिस्टम पूरा डेवलप होकर आया, जैसे ब्लड वेसल्स बनी हुई थी, ऐसे ही लिम्फ वेसल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स बनी हुई हैं। अब ये लिम्फ वेसल्स डायरेक्टली नहीं लेती, इनसे पहले छोटी छोटी लिम्फेटिक
कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज इन सबको इकट्ठा कर लेती हैं और धीरे धीरे कैपिलरीज जुड़ती चली जाती हैं और ये बना देती हैं लिम्फ वेसल्स। बहुत सारी लिम्फ वेसल्स लिम्फेटिक डक्ट बना लेती हैं और ये लिम्फेटिक डक्ट वापस हमारा वेना कावा के साथ जुड़कर हार्ट के पास ब्लड को पहुंचा देते हैं। मतलब ये सब वेना कावा में जुड़ गई, तो इन्होंने जो भी लिम्फ इकट्ठा किया था वो सब वेना कावा के पास आ गया। अब वेना कावा तो लेकर ही जाएगी हार्ट की तरफ, तो वेना कावा ने सब कुछ ले गई हार्ट की तरफ और वापस सब कुछ ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। जो हमारा लॉस हो गया था, ये काम करते हुए बाय मिस्टेक लॉस हो गया था, वो हमने वापस रिकवर कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ नोड्स। अब थोड़ा सा ये लिखा हुआ भी है, सो इट विल हेल्प यू अ बिट कि क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम जो 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, जो लिक्विड था। अब क्योंकि ये लिक्विड सेल्स के बाहर है तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ECF भी बोल देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर, आउट ऑफ द सेल। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल से बाहर है। ये हल्के से येलो कलर का होता है और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका कॉम्पोजिशन ज़्यादातर ब्लड के प्लाज्मा के जैसा होता है। इसमें ब्लड वाला ही प्लाज्मा, प्रोटीन्स, थोड़े थोड़े ब्लड सेल्स, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन और जर्म्स, ये सब चीज़ें लिम्फ के अंदर रहती हैं। लिम्फ इकट्ठा होता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये इनकी वॉल्स बहुत थिन है और हाईली परमिएबल है। अब लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं तो बनाती हैं आपकी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म दी लिम्फ वेसल्स, जो कि जिनके अंदर आपको नोड्स भी दिखेंगे, लिम्फ के नोड्स, जो मैं आपको ऊपर एक बार डायग्राम में दोबारा दिखाती हूँ। ये रहे आपके लिम्फ नोड्स। जगह जगह पर लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स में क्या होता है? इन लिम्फ नोड्स में ऐसे सेल्स बनते हैं जो कि यहाँ से आने वाले जर्म्स को मार देते हैं। लिम्फोसाइट्स कहते हैं हम उन सेल्स को। तो लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि जर्म्स को मारने का काम करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट योर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये एक आपके लिए थोड़ा न्यू टॉपिक था, न्यू वर्ड था एक्चुअली। लिम्फ आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ है। ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आपको थोड़ा बहुत आता था। आई होप अब आपको ये पूरा लेसन क्लियर हो गया। एंड इफ़ यू वांट मी टू टेक एनी पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज़ डू कमेंट। और आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम भी बोल दूँ तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू राइट योर नेम ऑल्सो इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू कैन रिवील योर आइडेंटिटी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड आई होप आपको इस लेसन में से सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। रिपीटिंग अगेन, आपकी NCERT रीडिंग इज़ अ मस्ट। विदाउट NCERT रीडिंग आपका काम नहीं चलेगा। जब आप NCERT रीड करेंगे तो यू विल फाइंड दैट योर दिस वीडियो लेक्चर आपके NCERT की लाइन बाय लाइन चीज़ें कवर कर रहा है। तो पढ़िए अच्छे से, enjoy reading. God bless you, stay blessed, and we'll meet you in some other lecture. Bye for the day.